हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पढ़ाई लर्नर्स में। तो जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था वर्क एंड एनर्जी 9th स्टैंडर्ड का। आज की इस वीडियो में हम लोग उसका लेक्चर 2 देखने वाले हैं। हम लोग एसएससी बोर्ड का ही एक चैप्टर देख रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट का। हम लोग आज के इस वीडियो में पेज 22 और पेज 24 ये दोनों के बीच में जितने भी टॉपिक्स आएंगे उनको अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। जो टॉपिक्स है वो है एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था, वर्क अच्छी तरीके से देखा था। इस वाले वीडियो में हम लोग एनर्जी को अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के चल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या है एनर्जी। तो आपने पिछला वीडियो में वर्क देखा था। वर्क क्या होता है? जब भी एक ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओगे और थोड़ा डिस्प्लेस होगा, उसको ही वर्क बोलते हैं। हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क भी देखा था। तो उस जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना कैपेसिटी एक वर्क को करने का, उसको ही एनर्जी बोलते हैं। सपोज एक एग्जांपल हो, आप एक रन कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, एक बहुत ही लंबा रेस है, उसमें आप जोर जोर से रन कर रहे हो। तो आप कितने देर तक रन कर सकते हो? मान के चलो आप 1 किलोमीटर रन करोगे, 2 किलोमीटर रन करोगे। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आप रुक जाओगे, आप बोलोगे मेरे अंदर की कैपेसिटी खत्म हो गई है, मेरी एनर्जी डाउन हो चुकी है। यानी कि आपके अंदर जितनी कैपेसिटी थी एक काम को करने को, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो आपको आई होप आपको एनर्जी समझा होगा। अभी जो यूनिट होता है एनर्जी का वो सेम होता है वर्क की तरह, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है? डिराइव यूनिट होता है। क्या होता है वो? जूल्स। सिमिलरली जो एनर्जी का भी जो यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल्स होता है। क्योंकि कैपेसिटी जो वर्क कर रहा है, जो वर्क करने का जो कैपेसिटी, उसको तो एनर्जी बोलते हैं। उसके लिए यूनिट क्या होता है? सेम होता है। तो आप देखो, द यूनिट ऑफ द वर्क एंड एनर्जी आर सेम। सीजीएस यूनिट में क्या होगा? अर्ज हो जाएगा, और ऐसा यूनिट में जूल्स हो जाएगा। आपको पता है ये जूल्स और अर्ज के बीच में रिलेशन पिछले वीडियो में बताया था। एक जूल्स कितना होता है? 10⁻⁷ अर्ज होता है। आपको याद होगा। ओके। अभी एनर्जी जो होते हैं वो बहुत ही अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हीट एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है। आपको मालूम होगा जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग हीट करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो उसका बाउंड क्या होता है? ब्रेक होता है। या आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छे से। हीट चैप्टर, ये 5th चैप्टर साइंस में है, साइंस 1 का चैप्टर है, यानी कि फिजिक्स का चैप्टर है। ओके। अभी हम लोग देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी। इस पूरे चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप के होते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि या तो पोजीशन और या तो उसके मोशन की वजह से होता है। तो यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पोटेंशियल एनर्जी एंड दी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन की वजह से होता है, और पोटेंशियल एनर्जी उसके पोजीशन की वजह से होता है। ओके। हम लोग आगे और अच्छे से देखेंगे। अभी इधर तक हम लोग एनर्जी को समझ चुके हैं। अभी कुछ बहुत क्वेश्चन से चलिए उसको कर लेते हैं। इधर पूछा है व्हाट डज इट हैपन, यानी कि एक सिनेरियो दिया है। उस सिनेरियो जब हैपन होगा उस सिचुएशन पे क्या रिजल्ट निकलेगा। देखो, एक पॉट है जिसमें प्लांट है, वो एक डार्क रूप में रखा है, और प्लांट क्या हुआ? लैंग्वेज, यानी कि वो धूप के तरफ क्या हुआ? बड़ा। क्यों हुआ? क्योंकि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक करने की कैपेसिटी है, और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो उसको सर्च में जहाँ से भी उसको लाइट सोर्स मिलता है उस तरफ से वो प्लांट क्या होता है? बेंड हो जाता है। आपने देखा होगा अगर आपके घर पे प्लांट होगा तो आपका प्लांट उसी तरफ झुका होगा जिस तरफ से सन रेज डायरेक्टली आपके प्लांट की तरफ पड़ती है। ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं। सेकंड में बोला है ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक सिस्टम ऑन द टीवी बियॉन्ड और लिमिट द वेसल इन द हाउस स्टार्ट वाइब्रेटिंग। एक ही होता है साउंड एनर्जी की वजह से, यानी कि साउंड एनर्जी वेव लेंथ होता है, वेव होता है ना, साउंड मतलब वेव ही होता है। तो जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है? वाइब्रेट होना लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट। ओके। आई होप आपको ये समझा होगा। अभी कलेक्टिंग दिस सनलाइट ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बर्न द पेपर। यानी कि जब भी आप एक कॉन्वेक्स लेंस लोगे उसके ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस का काम ही क्या होता है? वो क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। यानी कि वो लाइट रे को एक पॉइंट पे क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है। कॉनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। वो लाइट रे को क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। यानी कि उसके ऊपर जो भी लाइट रे पड़ेगा उसको दूर दूर ऐसे करके फेंक करेगा। यानी कि मान के चलो ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो तभी भी इसके ऊपर जो भी लाइट रे पड़ेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक जगह पे क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। लेकिन वही अगर कॉनकेव लेंस लोगे तो जितना भी लाइट अगर आपने एक जगह भी दिया
तो क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, ये कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस होता है। तो जब भी इसके कॉन्वेक्स के लेंस में जब भी लाइट पड़ती है तो डाइवर्ज कर देता है, तो सनलाइट के अंदर जो भी टेम्परेचर वो एक पॉइंट पे आ जाता है और वो काफ़ी हीट हो जाता है, उसके क्या होता है, फोकस बन जाता है सनलाइट का, और उसकी वजह से वो जो पेपर है वो बर्न हो जाता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इधर हम लोग ने 3 सिचुएशन देखे, आई होप आपको समझा होगा। अभी हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है, उसके मोशन की वजह से। यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक मोशन में है, उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि एक कार है जो कि रन कर रहा है, वो किस एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन आपने एक बॉक्स को एक हाइट पे होल्ड करके रखा है, मान के चलो एक ये बॉक्स है जिसको आपने 5 मीटर के डिस्टेंस पे होल्ड करके रखा है, यानी कि हाइट पे होल्ड करके रखा है, 5 मीटर के हाइट पे आपने इसको होल्ड करके रखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को अच्छी तरीके से। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव्स। यानी कि जब भी एक ऑब्जेक्ट पे आप स्ट्राइक करते हो, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि उसके अंदर कोई रेस्ट पे हो, उस पर आप थोड़ा भी उस पर स्ट्राइक करते हो, उसको ऐसे झटका देते हो, तो क्या होता है, मूव होता है। अभी द मूविंग ऑब्जेक्ट हैज सम एनर्जी, कुछ तो उसके पास एनर्जी होएगा, पार्ट ऑल ऑफ विच इज शेयर विद द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देयर बाय सेटिंग इन मोशन। यानी कि जो आपने स्ट्राइक किया तो आपके पास जो एनर्जी है उसमें से थोड़ा एनर्जी वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। आपको ये बात समझना है कि एनर्जी कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप आगे पढ़ोगे, तो मैंने आपको पहले एडवांस में बता दिया। अभी द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इज काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मैंने बोला, एक कार मूव कर रहा है या तो एक बाइक मूव कर रहा है या तो आप अपना हाथ को भी ऐसा मूव करा रहे हो, तो मोशन में है, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। ओके, अभी इधर हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी समझ लिया। अभी द वर्क डन बाय एन फोर्स टू द डिस्प्लेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस एस इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि एक वर्क डन हो रहा है बाय अप्लाइंग फोर्स, एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाया गया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे, जिसके द्वारा वो एस नाम इतना उसने डिस्टेंस कवर किया, तो उसने क्या किया, एक काइनेटिक एनर्जी को गेन किया। यानी कि एक ऑब्जेक्ट था आपके पास, इस पे हम लोग ने फोर्स लगाया और इसने क्या किया, डिस्प्लेस किया, कितना मीटर, एस मीटर, तो इसने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लिया। ओके, अभी द काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके, अभी इधर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी देख लिया। अब वर्क डन हमको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका और आगे फॉर्मूला है, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। जब भी आपको फोर्स और डिस्टेंस दिया रहा है तो उसके हेल्प से आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उसके आगे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा जिसको आपको यूज़ करना है। तो अभी एक और आपको सिनेरियो दिया है, तो उस सिनेरियो को हम लोग देख लेते हैं। फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक द स्टंप। अगर एक फास्ट क्रिकेट बॉल अगर स्ट्राइक करेगा स्टंप को, तो वो जो बल्ला है, मतलब जो विकेट है, वो तो उड़ जाएगा ना। तो यानी कि जो बॉल का थोड़ा बहुत एनर्जी है उस स्टंप में चले जाता है और वो मोशन में आके उड़ जाता है, यानी कि विकेट आउट। अभी द स्ट्राइकर हिट अ कॉइन ऑन अ कैरम बोर्ड। अब जब एक कॉइन, मतलब एक कैरम बोर्ड पे जो उस आपका गोटी रहता है उसको आप मूव करोगे, तो क्या होता है, वो मूव करता है और किसी और गोटी पे स्ट्राइक करता है और आपका एक गोटी आपने विन कर जाते हो। तो उसमें क्या होता है, आप जब स्ट्राइक करोगे तो आपका एनर्जी उस बॉल में, मतलब जो आपका डाइस रहता है, जो आपका कॉइन रहता है उसमें जाएगा और वो जाके किसी और कॉइन पे हिट करेगा और वो आपका गोल में जाएगा। तो इधर ये होता है आपको कैरम बोर्ड में। तो उसमें भी क्या, वो कॉइन कौन सी एनर्जी लेता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है। अभी वन मार्बल स्ट्राइक अनदर इन अ गेम ऑफ मार्बल। सिंपल है, एक मार्बल दूसरे मार्बल पे स्ट्राइक करेगा तो दूसरा मार्बल भी मोशन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका एक्सप्रेशन, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग अभी फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास एम मूव्स बिकॉज ऑफ इट्स अप्लाइड फोर्स। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास एम है, यानी कि उसका मास कितना है, एम है, उसके ऊपर कोई तो फोर्स लगा जिसकी वजह से वो क्या हुआ, मूव किया। अभी उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो एक्चुअली एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो रेस्ट पे था, उसके लिए उसका क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अब उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड किया उसको हम लोगों ने क्या लिया, एफ कंसिडर किया, यानी कि जो उसके ऊपर
फोर्स अप्लाइड किया जाता था उसको हम लोग ने एफ कंसिडर किया। अभी दिस जनरेट एन एक्सेलरेशन ए इन द ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके वजह से एक्सेलरेशन जनरेट होगा। एक्सेलरेशन आपने पिछले चैप्टर में देखा था, क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपने देखा था एक्सेलरेशन पिछले वीडियो में, मतलब पिछले वाले चैप्टर में, लॉस ऑफ जो आपका मोशन था उस चैप्टर में आपने देखा था एक्सेलरेशन के बारे में। तो इसके वजह से जो फोर्स अप्लाई हुआ मास एम ऑब्जेक्ट पे, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन जनरेट हुआ। कितने टाइम पे? टी। उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है? v, यानी कि थोड़ा टाइम पे, यानी कि t टाइम के बाद उसका जो वेलोसिटी कितना हो जाता है? v, यानी कि उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? v हो जाएगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? s होगा। अभी हम लोग ने क्या किया, मैं आपको और अच्छे से एक बार बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका मास कितना था? m, उसके बाद फोर्स लगाया हम लोग ने f का। थोड़ा टाइम बाद, यानी कि टी टाइम बाद, उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v होगा। उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होता? u। और उसके जो फोर्स लगा उसकी वजह से थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, जिसको हम लोगों ने कंसिडर किया a। एक बार रीड करो और अच्छे से आपको समझेगा। अभी द वर्क डन कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला देखा था, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके लिए दोनों क्या होगा? सेम डायरेक्शन में। तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा। अभी हम लोग ने फॉर्मूला है लिखा, उसके बाद हम लोग ने एक बार फॉर्मूला लिखा, और अकॉर्डिंग टू अब हम लोग यूज़ करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में, क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? जो सेकंड लॉ होता है उसके हिसाब से एफ इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो चैप्टर देखो, काफ़ी आपको कंसेप्ट नहीं मालूम होगा कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, तो आप ये एक्सप्रेशन कंफ्यूजिंग ही रहोगे, आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से। तो जो चैप्टर है वो अच्छे से देख लेना, या तो न्यूटन्स के लॉ देख लो फिर ये वाला एक्सप्रेशन करो। बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, इस सेकंड लॉ इक्वेशन से हम लोग अब इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमारे पास इक्वेशन था ना, 3 इक्वेशन, क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन था, फिर फर्स्ट भी इक्वेशन था, फिर थर्ड इक्वेशन भी था। तो आपको इक्वेशन याद होगा, आई होप। अभी हम लोग ने एक सेकेंड लॉ यूज़ किया, अभी सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब जब ये इक्वेशन यूज़ करोगे तो आपको इधर क्या करेंगे, u को हम लोग पुट कर देंगे। आपको पता है u क्या है? u हमारे पास 0 है, जो भी वैल्यूज हमारे पास दिया है उसको पुट करेंगे, तो ये वाला टोटल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। जब ये आपको मिल जाएगा तो आप देखो ये s है ना, तो इसको हम लोग क्या इस मेन फॉर्मूला पुट कर सकते हैं? हाँ ज़रूर, हम लोग इस मेन फॉर्मूला में अब इसको पुट कर देंगे। अब फोर्स कितना था? मास इंटू एक्सेलरेशन, जो हम लोग ने इधर भी सब्स्टिट्यूशन दिखा, यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग इस फॉर्मूला में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप देखोगे तो ये हम लोग ने फोर्स को सब्स्टिट्यूट किया एम से, और हम लोग ने एस को सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूट किया हाफ इंटू ए टी स्क्वायर से। अभी आगे बढ़ेंगे तो जब आप देखोगे कि पीछे हमारा क्या था, इधर आप देखो कि ए जो है ये हमारा कॉमन है, मतलब दोनों टर्म एम ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर है। हम लोग जब आगे गए जब, तो हम लोग ने क्या किया, एम ए और ए टी स्क्वायर किया। अभी आप सोचोगे ए टी स्क्वायर यानी कि ए का भी स्क्वायर टी का भी स्क्वायर। देखो इधर ए है और ए है, यानी कि इन दोनों को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर, और इधर एम है तो एम और ए, और फिर इधर स्क्वायर और टी का स्क्वायर, इस तरह से हमारा था। हम लोग ने क्या किया, ये दोनों जो स्क्वायर है इसको कॉमन ले लिया, और इधर ए टी स्क्वायर आ गया। ओके, अभी जब इस तरह से आ गया, अभी वर्क क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन को ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अभी इधर हमको थर्ड इक्वेशन मिला है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी लेंगे, क्योंकि हमको इधर और भी सब्स्टिट्यूशन करना है। हम लोग जितना सब्स्टिट्यूशन करेंगे उतना ही फॉर्मूला हमारा इजी होता जाएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लेंगे हम लोग, अभी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। अभी u क्या है हमारा? 0 है। अभी v इक्वल टू ए टी हम लोग को मिल जाएगा, यानी कि हम लोग ए टी को अभी v से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग दोनों को स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमको 80 को नहीं पुट करना है, हमको ये
80 स्क्वायर को पुट करना है। आप इधर 80 भी पुट करोगे तो वी स्क्वायर ही होने वाला है। तो आपने स्क्वायर किया तो हम लोग अब 80 स्क्वायर की जगह हम लोग पुट करेंगे तो एम वी स्क्वायर हो जाएगा। आप डायरेक्ट इधर इसको भी 80 भी पुट कर देते तो और बाद में वी स्क्वायर ही होने वाला है, क्योंकि 80 पुट करोगे उसकी जगह वी आएगा और ऊपर तो स्क्वायर है तो वी स्क्वायर हो जाएगा। अभी वर्क डन को हम लोग ने क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी बोला था पिछले स्लाइड में, आपने देखा था पिछले स्लाइड में। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हो जाएगा वर्क डन, तो उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो क्या करना है आपको, मैं एकदम समराइज करता हूँ। पहले आपको यूज़ करना है न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इजकल टू एम ए। उसके बाद आपको यूज़ करना है न्यूटन का सेकंड इक्वेशन जो कि था एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ इट स्क्वायर। इसके बाद आपने क्या किया, अब इधर आप सब्स्टिट्यूशन देखोगे एस और एफ का, फिर वर्क के फॉर्मूला में आप इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करोगे। उसके बाद आप इधर कॉमन निकालोगे और फिर यूज़ करोगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, और आप इधर 80 को क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आई होप आपको एक्सप्रेशन अच्छी तरीके से समझा होगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला ही आगे बहुत काम देने वाला है आपको। 10th स्टैंडर्ड में तो ऐसा एक्सप्रेशन निकालने को नहीं दिएगा, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में ऐसा एक्सप्रेशन आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, तो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्रेशन को करना होगा। आपको मेनली फोकस इस फॉर्मूला पर ज़्यादा करना है, क्योंकि हम लोग सम्स में इसका यूज़ करेंगे, और इसको आपको समझ के लेना है, बहुत बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आपको बार बार इसको इसको याद मत करना, इसको प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके से। तो चलिए अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मान के चलो आपने गुलेर तो देखा होगा जो कि इस तरह से वी शेप का होता है, और इसके अंदर इस तरह से रबड़ रहता है, इधर आप स्टोन या कुछ भी पेपर रख के इसको फेंकते हो। तो इसकी जब आप इसको स्ट्रेच करोगे ना तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आएगा। वो एनर्जी क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके स्टेट की वजह से वो स्ट्रेच्ड है। उसके लिए उसका जो स्टेट है रिस्पॉन्सिबल है किसके, उसके मोशन की वजह से, यानी कि जैसे आप उसको छोड़ोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका मोशन आ जाएगा। लेकिन जब तक वो उस पोजीशन पे आपने खींच के रखा है तब तक उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो आपने को एक एग्जांपल की वजह से आपको और ऐसे समझाने की कोशिश की है टेक्स्ट बुक ने। आपको क्या बोला है, एक चौक होल्ड करना है आपको 5 सेंटीमीटर एक फ्लोर पे, यानी कि फ्लोर से ऊपर आपको एक 5 सेंटीमीटर पे आपको एक चौक को होल्ड करना है। अब आपको स्ट्रेट खड़े होके इसको क्या करना है, रिलीज करना है। अब पूछा है कि अब आपको बोला है कि 5 सेंटीमीटर खड़े होकर आपको एक बार रिलीज करना है, और एक बार नाउ स्टैंड अप स्ट्रेट एंड देन रिलीज द चौक। अब एक बार आप स्टैंड अप खड़े होके एक बार आप इस चौक को रिलीज करो। क्या डिफरेंस है, हाँ जरूर डिफरेंस होगा। जब 5 सेंटीमीटर पे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करोगे, तब जब वो ऑब्जेक्ट थ्रो होगा तो उसके अंदर कम जो होगा उसका स्पीड होगा, यानी कि कम एनर्जी होगा। लेकिन जब आप सीधा खड़े होगे तो हाइट क्या होगा, डिफर करेगा। तो क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर होती है, उसके हाइट की वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी और वो तेज से गिरेगा नीचे, तो उसी में उस पर डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि जब आप ज़्यादा ऊपर पकड़ के छोड़ोगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, वेयर एज आप कम हाइट पे पकड़ के अगर छोड़ोगे तो उसके अंदर कम आपका क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा। इसको और अच्छे से समझेंगे फॉर्मूला की मदद से। तो चलिए इसको फॉर्मूला की मदद से इसका एक्सप्रेशन मतलब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, उसके बाद इसको फॉर्मूला की मदद से समझते हैं। अभी एक्सप्रेशन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, ये ईजी है, पोटेंशियल एनर्जी का ईजी है। अभी देखो एक ऑब्जेक्ट है, फिर से एम, एक एम का ऑब्जेक्ट है, उसका मास एम है, उसको एक हाइट पे पकड़ के रखा है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हाइट का भी एक टर्म आएगा फॉर्मूला के अंदर, तो एम जी एच होता है। सीधा मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ तो एम जी एच होता है। तो आप जितना हाइट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ने वाला है। ओके, तो इसके लिए आप स्टैंड अप खड़े रहोगे तो आपका तेज से गिरेगा, बट आप एकदम 5 सेंटीमीटर पे रखोगे तो धीरे से गिरेगा। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको एच हाइट पे हम लोगों ने क्या किया है, होल्ड किया है सरफेस, मतलब किसके, अर्थ सरफेस से। अब उसके बाद फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा mg, क्योंकि जब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ पीछे ही देखा हम लोग ने। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी जब एक्सेलरेशन की बात आती है, ग्रेविटी मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के टर्म में बात किया जाए, अर्थ में अगर आपको फोर्स लगाने को बोले तो उधर ग्रेविटी लोगे, mg लोगे। और नेगेटिव होता है g जब
आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो और जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ थ्रो होता है तो आप जी को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो सम में आपको ये देखना है। अपने पिछले वाले जो चैप्टर उसमें सम क्या था तो आपको मैंने कंसेप्ट बताया था। अभी देखो अगेंस्ट हो रहा है किसके डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जा रहा है, तो उसके लिए इसका क्या होगा, हैज़ टू यूज द अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इसका ग्रेविटी मतलब जो जी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होने वाला है। द वर्क अमाउंट ऑफ द वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अभी वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी एम जी एच यानी कि जो फोर्स था वो क्या होगा एम जी, और जो डिस्प्लेसमेंट क्या था वो एच था, उसके लिए क्या हो जाएगा एम जी एच हो जाएगा। बस खत्म। ओके, इतना ही तो था इसका। एम जी एच इसका क्या है, फॉर्मूला है। अभी इधर जो जी हम लोग ने नेगेटिव नहीं लिया क्योंकि ये अर्थ ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में नहीं था, इसको हम लोग ने अपने आप से फोर्स लगाया था। अ फोर्स इक्वल टू दी एम जी एच हैज़ टू यूज द अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो कि क्या बोला है कि तो अर्थ सरफेस से ऊपर रखा और जो उसका फोर्स था वो इक्वल था एम जी से, जो कि यूज्ड अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में यूज कर रहा था। देखो जी को कब नेगेटिव पॉजिटिव लोगे, जबकि वो अर्थ के इन्फ्लुएंस में फ्लो कर रहा हो, फ्री फॉल में हो। ठीक है, फ्री फॉल और अच्छे से आप आगे समझोगे। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग ने फॉर्मूला फाइंड कर लिया। तो देखो इधर अगर हाइट ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होने वाली है, अगर हाइट कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ओके, तो द अमाउंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी एच हो जाएगा। यानी कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है एक ऑब्जेक्ट में, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके डिस्प्लेसमेंट की वजह से, उसके पोजीशन की वजह से, उसके स्टेट की वजह से, उसके लिए क्या होगा, हम लोग वर्क को पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग बी इक्वल्स टू एम जी एच, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा एम जी एच है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा, हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन मतलब जो डेरिवेशन या जो एक्सप्रेशन हो तो बहुत ही ईजी है, ये तो आपको प्रैक्टिस करोगे एक बार वही हो जाएगा। बस आपको काइनेटिक एनर्जी को प्रैक्टिस करना है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट टू द हाइट एच कॉस बाय द इक्वल टू द एम जी एच बाय स्टोर इन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा हाइट एच कॉस एवरी मतलब एनर्जी इक्वल्स टू एम जी एच टू स्टोर इन द ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि एक स्टेटमेंट दिया है आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट है टू हाइट जो एच, यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट होगा हाइट एच तक, वो कॉस करेगा एक एनर्जी जो कि इक्वल होगा एम जी एच के। ठीक है, समझे ना। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर जा रहा है एच तक, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक एनर्जी कॉस करेगा जो कि इक्वल होगा एम जी एच के। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल, और आज की इस वीडियो में ये लास्ट टॉपिक है। इस वीडियो में आपको बताया है वही जो कंसेप्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वही बताया कि एक अजय है एक अतुल है, दोनों एक के पास एक एनर्जी ऑफ बॉल है, यानी कि एक पोटेंशियल एनर्जी है, डिटरमाइन करना है हम लोग को इस बॉल का। क्या किया है, ये बॉल का मास कितना है, एम है, यानी कि अब इधर आपको याद रखना है जब भी अजय और अतुल अतुल की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल जो एनर्जी होता है वो होता है एम जी एच। हम लोग ने पीछे ही देखा, हम लोग ने पीछे ही देखा, तो हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे, हम लोग सिंपली पोटेंशियल एनर्जी फॉर अजय एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर अतुल करते हैं। हम लोग सिंपली ये करते हैं कि पोटेंशियल फॉर अजय, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अतुल। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखना कि एम जी एच इसकी बात की गई है, यानी कि एम जी दोनों में कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि हमको बस एच का डिफरेंस हमको पता करना है, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे है, बस हाइट अलग है। ओके, तो केप्ट ऑन अ टेबल एज शोन इन द फिगर, इस टेबल पे रखा है, एक के लिए इधर रखा है और एक के लिए इधर रखा है। अब व्हाट आंसर विल यू गेट, मतलब व्हाट आंसर विल दे गेट। अभी आंसर क्या होगा कि जो इस अतुल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस बॉल के लिए वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अजय। यानी कि देखो अतुल जब थ्रो करेगा तो किधर से थ्रो करेगा, वो इधर से थ्रो करेगा, पूरा नीचे तक आएगा, तो हाइट तो ज़्यादा है।
लेकिन जो अजय जो होगा वो थ्रो करेगा इधर से, तो उसका हाइट कम है, तो इधर अगर हाइट ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगा। विल देयर बी डिफरेंट? हाँ ज़रूर डिफरेंट तो होंगे ही भाई साहब, जब आपका हाइट डिफरेंट है तो भी डिफरेंट होगा। तो क्या कंक्लूड क्या करने को मिला आपको कि जितना आपका हाइट रहेगा उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ते रहेगा। यानी कि पोटेंशियल इज रिलेटिव, द हाइट ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अजय आर डिफरेंट, सो द पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू देम विल बी डिफरेंट। तो आपको ये कंक्लूजन दे के रखा है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझोगे, इतनी मेरी आशा है। नहीं समझा होगा तो आप एक बार वीडियो को देख लेना, या तो कमेंट डाउन करना, मैं उस कंसेप्ट के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ, ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए और मेरे चैनल भी थोड़ा बहुत ग्रो हो जाए। आई होप आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लग रही होगी, अगर नहीं अच्छी लग रही हो तो वो भी बताना, मैं इम्प्रूव ज़रूर करूँगा। तो इधर तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।